चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित तमाम आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उन एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे इस चैनल पे हो रही है। और एक सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है स्पेशल एजुकेशन को लेके, जो कि EVS, DSSS और तमाम एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उस सिलेबस को आधार बना के आपके लिए तमाम वीडियोज़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये वो सिलेबस है जिसको आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो हमने तमाम टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिनमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत से हम बात करें तो इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और तमाम जो डिसेबिलिटी के पक्ष हैं उनके बारे में चर्चा की है। जो हाल फिलहाल के टॉपिक्स थे उनमें इंटेलिजेंस को लेके हमारे 2 वीडियोज आए, और उससे पहले जो डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। डिसेबिलिटी फील्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, ये चीज़ें हमने कवर की थी। तो तमाम चीज़ें इस सिलेबस के थ्रू जो हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है चाइल्ड स्टडी मैथडोलॉजी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट मैथडोलॉजी है चाइल्ड स्टडी की, बच्चे के अध्ययन की, बाल व्यवहार के अध्ययन की, और उनमें प्रमुख जो मैथडोलॉजी है उनमें इंट्रोस्पेक्शन, इंसाइट मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, ये सब आपको हिंदी में हम PDF के द्वारा उपलब्ध करा रहे हैं, और अभी आप हिंदी में भी इनके नाम देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंटल मेथड एंड रेमेडियल मेथड, बायोग्राफी मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड एंड केस स्टडी मेथड। तो इन मेथड्स के बारे में, यानी कि विधियों के बारे में, बच्चे को पढ़ाने की, बच्चे को समझने की जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ आपका, या फिर जिसको कहते हैं हम CDP, ये पार्ट हैं एजुकेशन साइकोलॉजी की। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे, एक बार ये PDF देख लीजिए, ये पढ़ने वाले हम चाइल्ड स्टडी मैथडोलॉजी। तो ये किसके पार्ट है? एजुकेशन साइकोलॉजी की। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपका साइकोलॉजी का पार्ट है। तो साइकोलॉजी को कहते हैं हम व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको जानकारी शायद होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं जिससे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसका बैकग्राउंड जान सकें। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी जो है एक पार्ट है साइकोलॉजी का। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान तमाम प्रकार के क्षेत्रों में हो सकती है। ठीक है, एजुकेशन से लेके आपकी पर्सनल लाइफ में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक जीवन में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एजुकेशन में भी साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी को कहते हैं व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, इसका एक पूरी हिस्ट्री है कि व्यवहार के अध्ययन तक मानने से पहले हम साइकोलॉजी को क्या क्या कहते थे, जैसे कि आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, और जो पूर्णतः जो मतलब प्रतिष्ठित अब साइकोलॉजी का रूप है वो है, साइकोलॉजी को कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। अब व्यवहार से हम समझें कि आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो उसके समझने के लिए हमें किन किन क्षेत्रों का और किन किन चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब कि अध्ययन न करें तो हम एक सामान्य जीवन में भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम पता करते हैं कि बौद्धिक रूप से ये कैसा है। ठीक है, बौद्धिक रूप से कोई आदमी कितना सशक्त है, ये चीज़ देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं सामाजिक रूप से ये व्यक्ति मतलब किस स्तर पे है, सामाजिक रूप से ये स्वीकृत है या नहीं समाज में। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को हम देखें तो। फिर उसके बाद बौद्धिक हो गया आपका, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक रूप से अगर हम किसी व्यक्ति को इमोशंस के जरिए नापें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कठोर है। ठीक है, और किसी व्यक्ति के जो इमोशंस हैं
वो बहुत लचीले हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम किसी व्यक्ति का एक अध्ययन करते हैं। कुछ और पक्ष होते हैं जैसे कि भाषिक पक्ष होता है, भाषा किसी व्यक्ति की कैसी है ये चीज़ देखी जाती है। नैतिक पक्ष होता है एक, नैतिकता में कोई व्यक्ति किस प्रकार से कितना आपके सामने विनम्र है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो व्यवहार में अगर देखे जाए तो एक इंसान के इन पक्षों का अध्ययन, अगर इन सारे पक्षों को देखें तो ये किसके अंदर आते हैं, तो हम कहेंगे कि ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पक्ष हैं। किसके? व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व की, ठीक है, पर्सनैलिटी की। तो हम कहें कि अगर ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पक्ष हैं, पर्सनैलिटी के पक्ष हैं, तो फिर हम इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम इनका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एज ए टीचर जब विद्यालय में जाते हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें किसी बच्चे को शिक्षित करना है, उसको एजुकेशन देनी है। तो उसको एजुकेशन देने के लिए पहले खुद आप इतने सशक्त हैं या नहीं कि आप बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, उनको समझ पा रहे हैं या नहीं। यानी कि बौद्धिक रूप से कोई बच्चा कमज़ोर है तो आप इसका पता लगा पा रहे हैं या नहीं कि वो कमज़ोर है कि नहीं, ठीक है, बौद्धिक रूप से हो गया। सामाजिक रूप से कोई बच्चा बहुत आइसोलेट है, अकेला महसूस कर रहा है, तो आपको ये पता चल रहा है कि नहीं कि वो बच्चा अकेला है। तो अकेला है तो कारण क्या है, ठीक है। संवेगात्मक रूप से कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत जल्दी रो जाता है, ठीक है, या अपने जो है इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाता है। तो ये आप एज ए टीचर पता कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाषिक रूप से किसी व्यक्ति की, बच्चे की भाषा कैसी है, बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है या फिर उसकी भाषा में सुधार की ज़रूरत है या नहीं है, और उसका भाषा का विकास कैसा हो रहा है, ये चीज़ें होती हैं। नैतिकता यानी कि विनम्रता वगैरह, और उसके मतलब सामाजिक का ही एक हम कह सकते हैं कि पार्ट है नैतिकता, कि उसके व्यवहार कैसे हैं लोगों से, नैतिक व्यवहार कैसे हैं। तो इन चीज़ों का पता लगाते हैं हम कुछ किससे, कि बच्चे की हम पर्सनैलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि पर्सनैलिटी का अध्ययन करना, व्यक्तित्व का अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, और एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है। व्यवहार का जब अध्ययन करेंगे तो ही हम बच्चे को डिलीवर कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई। अब इन सभी पक्षों को जानने के बाद अब बच्चे को, जैसे कोई अगर हमें पढ़ाना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें सीखनी भी तो होंगी। मान लीजिए किसी बच्चे के जो है व्यवहार में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो ऐसे कौन से मेथड्स हो सकते हैं, ऐसी कौन सी तकनीक हो सकती हैं कि कौन उसके व्यवहार को जो है नियंत्रित किया जा सकता है। या फिर किसी बच्चे का व्यवहार जो है बहुत शांत है, तो ऐसी कौन सी तकनीक हो सकती हैं कि उसके व्यवहार को नॉर्मल किया जा सके, सामान्य किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड स्टडी मैथडोलॉजी। हालांकि एजुकेशन साइकोलॉजी एक इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम इसको कवर करते जाएंगे तो इसके और भी पक्ष आपके खुलते जाएंगे, ठीक है। और आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसे बौद्धिक रूप से कौन से सिद्धांत हैं, किन किन व्यक्तियों ने बौद्धिकता को परिभाषित किया है, इन सब चीज़ों को तो हम पढ़ेंगे। जैसे कि एक पक्ष होता है आपका, इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक है। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिए, इन सब चीज़ों को तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम पढ़ते हैं चाइल्ड स्टडी मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ चाइल्ड स्टडी मेथड्स यानी कि बच्चे के अध्ययन की कुछ विधियाँ हैं, तो उनके बारे में चर्चा करें, जो कि आज के हमारे सिलेबस का टॉपिक है। तो चाइल्ड स्टडी मेथड्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि विधि, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ें, इस विधि में आत्मनिरीक्षण, इस विधि में आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण शामिल होता है। बच्चा या पर्यवेक्षक अपने मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं और विचारों का अवलोकन करता है, ठीक है। तो ये विधि एक तरीके से बच्चे के ऊपर ही है कि बच्चा जो है अपने व्यवहार को, यानी कि मैं अगर गुस्सा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है। प्रश्न उठता है उसके अंदर कि क्या कारण है, ठीक है, क्यों है ऐसा, ठीक है, और ये नियंत्रित कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों पे बच्चा चर्चा कर रहा है। लेकिन जब अब क्योंकि हम डिफरेंट मेथडोलॉजी पढ़ते हैं, तो अगर हम देखें वो बहुत छोटा बच्चा है, वो आत्मचिंतन करने में इतना सक्षम नहीं है, तो इसकी इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दृष्टि विधि की ये आलोचना है कि बहुत छोटे बच्चे इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते,
क्योंकि एक व्यक्ति में समझ डेवलप होगी, सोच डेवलप होगी, तभी वो इन सब चीज़ों को कर सकता है कि वो अपने आप से क्वेश्चन कर सकता है कि मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, क्यों मेरे ऐसे व्यवहार का कारण है। तो हम कहें कि इस व्यक्ति अपने मानसिक अनुभवों, भावनाओं और विचारों का आत्म विश्लेषण करता है। बच्चे के संदर्भ में शिक्षाविद या मनोवैज्ञानिक बच्चे की भावनाओं और सोच को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि उनकी अभिव्यक्ति चित्रों या प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। यह विधि अधिकतर बड़े बच्चों या किशोरों पर लागू होती है। तो इस विधि में क्या आता है कि आप उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं, ठीक है, या फिर अगर उनको कोई चित्र दिखाया जाए तो उस चित्र पर वो अपने अंदर अंतर्दर्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों के माध्यम से कोई व्यक्ति या टीचर इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है। तो इसको कहते हैं हम अंतर्दर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि, ठीक है। अंतर्दृष्टि की बात सबसे पहले सुकरात ने की थी। सुकरात को इस दुनिया का सबसे पहला शिक्षक भी माना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर शिक्षक की बात आए तो सुकरात का नाम आता है, ठीक है। लेकिन हम अंतर्दृष्टि विधि, इंट्रोस्पेक्शन इनसाइट मेथड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है वो है विलियम वुंट। तो विलियम वुंट एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंट से पहले जो एजुकेशन साइकोलॉजी में काम कर रहे थे तमाम लोग थे, जैसे कि स्टैनली हॉल थे। अमेरिका के स्टैनली हॉल ने क्वेश्चनियर मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि का जो है हम कहेंगे प्रश्नावली विधि को सबसे पहले स्टैनली हॉल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऐसे ही स्टैनली हॉल के बाद तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने क्षेत्रों में कार्य किए। वैसे ही विलियम वुंट ने जो है बच्चे को आधार बना के अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि विधि का विकास किया, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन या इनसाइड मेथड, ठीक है। तो इसका अगर हम एक उदाहरण देखें तो एक 14 वर्षीय बच्चा कहता है, परीक्षा से पहले मैं बहुत घबराता हूँ, लगता है सब भूल जाऊँगा, ठीक है। इससे उसकी भावनात्मक स्थिति का ज्ञान होता है, ठीक है। कौन सी स्थिति का ज्ञान होता है? भावनात्मक स्थिति का। तो ये क्वेश्चन उसके मन में उठते हैं, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में वाट यानी कि क्या होगा, उसके अंदर अपने आप से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। हाउ यानी कि कैसे होगा, व्हेन कब होगा, ठीक है। तो ये सब हो गई आपकी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्शन मेथड यानी कि निरीक्षण विधि। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर जो होता है वो बच्चे के व्यवहार का प्राकृतिक या नियंत्रित वातावरण में निरीक्षण करता है, ठीक है। एक तो आपके दो मेथड हैं इसके, एक तो निरीक्षण वो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, और एक है नियंत्रित यानी कि कंट्रोल। दो मेथड से इंस्पेक्शन मेथड को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, दोनों विधियों से, जिससे उसके विकास और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेचुरल इंस्पेक्शन क्या होता है कि एक बच्चे के आप पास गए और आपने उसके व्यवहार को देखा कि ये बच्चा खेलने में बहुत तेज है, ठीक है। तो ये उसका एक व्यवहार का पक्ष हो गया, ठीक है। एक शिक्षक खेल के मैदान में यह देखते हैं कि बच्चा अकेला खेलता है या दोस्तों के साथ नियमों का पालन करता है या नहीं। तो बच्चा अकेला खेलता है, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर एकांकी रहना पसंद करता है बच्चा, ठीक है। और फिर अगर दोस्तों के साथ खेलता है तो वो नियमों का पालन नहीं करता, यानी कि खेल में जो नियम होते हैं उनका पालन नहीं करता है, हम कह सकते हैं कि बेईमानी करने लग जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के तमाम पक्ष होते हैं, तो उनमें अगर देखा जाए तो नियमों का पालन नहीं करता तो ये सामाजिक पक्ष हो गया उसका, ठीक है। और बच्चा अकेला खेलता है, ये भी एक तरीके से सामाजिक पक्ष है उसका कि वो अकेला खेलना पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है। जब हम आगे पर्सनैलिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें इंट्रोवर्ट पढ़ेंगे यानी कि अंतर्मुखी पढ़ेंगे हम। तो अंतर्मुखी के बारे में जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अकेला रहना क्या होता है, अकेले बात करना क्या होता है, कॉन्फिडेंस को डेवलप किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखें कि नेचुरल इंस्पेक्शन, टीचर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा अकेला खेलता है। ये किसका ऑब्जर्वेशन है? टीचर का, ठीक है। तो एक हो गया आपका नेचुरल इंस्पेक्शन, जहाँ पे शिक्षक ने बिना पूर्व बताए बच्चे को उसका इंस्पेक्शन किया और ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा अकेला खेलता है और नियमों का पालन नहीं करता है। अब अगर हम कंट्रोल्ड इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे जो टीचर होगा वो बच्चे के पास जाएगा और बच्चे को बताएगा कि मैं फलान मतलब कि कल या परसों, यानी कि एक डेट देगा, ठीक है, कल या परसों आऊँगा और मैं इन चीज़ों को देखूंगा कि तुम खेलने में कैसे हो, ठीक है।
और खेलने में कैसे हो और दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलते हो। तो यहाँ पे क्या किया, टीचर ने कमांड्स दी बच्चे को, यानी कि कमांड्स दी, तो ये क्या हो गया आपका कंट्रोल्ड इंस्पेक्शन के। यहाँ पे टीचर कंट्रोलिंग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है और उसमें ये जानने की कोशिश करता है कि ये बच्चा कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, आगे की हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। एक्सपेरिमेंटल मेथड को कहते हैं कि इस विधि में बच्चों के व्यवहार और अधिगम में कारण और प्रभाव के संबंधों का अध्ययन करने के लिए नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कारण क्या है, ठीक है, और उसके अधिगम में, इस विधि में बच्चों के व्यवहार और अधिगम में कारण, यानी कि आपने कोई सिचुएशन दी, ठीक है, यानी कि कोई कारण बना, ठीक है, और उसका प्रभाव क्या हुआ, इस संबंधों का अध्ययन करने के लिए नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये किया जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें किसी विशेष वस्तु में कुछ कारकों, वेरिएबल्स को नियंत्रित करके, अब यहाँ पे वेरिएबल्स अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल्स जैसे कि आपने क्या किया, प्रशंसा की बच्चे की, प्रशंसा का बच्चों के कार्य प्रदर्शन पर क्या असर होता है। तो जो प्रशंसा है वो एक वेरिएबल है और उसको हम कहेंगे स्वतंत्र चर, ठीक है, कि ये फ्री वेरिएबल है प्रशंसा, ठीक है। अब ये प्रयोग किस पे हो रही है, बच्चों के कार्य प्रदर्शन पर, ठीक है, बच्चों के कार्य प्रदर्शन पर। तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट चर, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं कि जिसे बदला जाता है, ठीक है, यानी कि आपने प्रशंसा की, प्रशंसा के बाद एक सिचुएशन में किया आपने, उसकी आलोचना की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशंसा और आलोचना क्या हो गई आपकी, जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर, ठीक है। उस प्रशंसा या आलोचना के बदली बच्चे ने व्यवहार कैसा किया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक उसके व्यवहार को माप रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं, जैसे कि प्रशंसा के बदले बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, जैसे प्रशंसा का बच्चों के कार्य पर प्रदर्शन, ठीक है, तो वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, ठीक है। तो जैसे व्हाट इज चेंज्ड, जो बदला जाता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जिसे मापा जाता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड के कुछ और कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि दो तो हमने पढ़ी लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। एक होता है आपका कंट्रोल्ड ग्रुप, जिसमें आप बिना हस्तक्षेप वाला समूह कह सकते हैं, जिसमें आप कोई मतलब एक तो देखते हैं कि प्रशंसा के कारण क्या प्रभाव हुए, एक में देखते हैं कि वहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, ना तो प्रशंसा की ना उसकी आलोचना की। तो इस ग्रुप को कहेंगे हम कंट्रोल ग्रुप, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पे आपने कोई प्रयोग नहीं किया, ठीक है, तो ये कंट्रोल ग्रुप, बिना हस्तक्षेप वाला समूह। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जिस पर प्रयोग किया जाता है। एक ग्रुप ऐसा है जिस पे आपने प्रशंसा और आलोचना के माध्यम से प्रयोग किया, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हाइपोथेसिस कहते हैं जांची जाने वाली परिकल्पना, यानी कि एक आप प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि अगर मैं प्रशंसा करूंगा तो ये बच्चा ऐसा करेगा, ठीक है। तो वो जो प्रेडिक्शन होती है, जो वो एक तरीके से हम कहें कि आपकी इमेजिनेशन होती है कि ये बच्चा ऐसा व्यवहार करेगा, तो वो जांची जाने वाली परिकल्पना को कहते हैं हाइपोथेसिस। रैंडम असाइनमेंट्स, तो यानी कि आप जैसे मैंने बताया ना, कुछ आपने नेचुरली कोई असाइनमेंट दे दिया, तो उसको कहते हैं रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ये एक और कंपोनेंट है आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड का। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि कांस्टेंट सराउंडिंग फॉर फेयर टेस्टिंग, यानी कि आप जो इन्वायरमेंट उसको दे रहे हो उसको पूरी तरीके से नियंत्रित आप ही कर रहे हो। तो ये आपके कुछ कंपोनेंट्स हो गए किसके, एक्सपेरिमेंटल मेथड के। डेवलपमेंटल मेथड को अगर हम पढ़ें, यह विधि समय के साथ बच्चे के व्यवहार, संज्ञानात्मक क्षमताओं और भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन पर केंद्रित होती है। समय के साथ बच्चे के व्यवहार, ठीक है, संज्ञानात्मक क्षमताओं और भावनाओं में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन पर केंद्रित होती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि उसके जो विकास हो रहा है उसको हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और उस अध्ययन के माध्यम से हम कहेंगे कि एक स्टडी जो उसके विकास की है ये कर रहे हैं। तो इसके तीन विधियां होती हैं इसकी, जो है इसको ऑब्जर्व करने की। पहली विधि होती है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप्स लेते हैं, यानी कि कोई एक बच्चा ले लिया आपने 5 साल का, एक बच्चा ले लिया 7 साल का, एक बच्चा ले लिया 9 साल का, ठीक है।
तो आप उन पे स्टडी कर रहे हो और उनके व्यवहार को पता कर रहे हो कि ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम स्टडी, उस एक ही समय पे, ठीक है, एक ही समय पे डिफरेंट एज ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हो, तो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है, लंबवत जिसको हम कहते हैं, सेम इंडिविजुअल डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ। इसको हम कहें कि एक बच्चे को हमने एक 4 साल पे भी अध्ययन किया उसके व्यवहार का, ठीक है, फिर उसके बाद 5 साल पे भी अध्ययन किया, फिर उसके बाद 11 साल पे भी अध्ययन किया, 15 साल पे, मतलब कि डिफरेंट स्टेजेस जो भी आती जाती हैं उसकी लाइफ में, उसको हम लगातार अध्ययन करने की प्रयास करते हैं। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेथड, यानी कि लंबवत प्रक्रिया, ठीक है। एक होती है आपकी सिक्वेंशियल। तो सिक्वेंशियल में क्या होता है कि ये दोनों ही जुड़ जाती हैं, क्रॉस सेक्शनल भी जुड़ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल भी जुड़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही शुरू होती है, आफ्टर सेम टाइम सेम स्टडी विद सेम एज ग्रुप। फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि सेम एज ग्रुप के साथ ही और सेम टाइम पे वो स्टडी आपकी होती है, तो उसको कहते हैं हम सिक्वेंसर, ठीक है। इस विधि में समय के साथ साथ बच्चे की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें अक्सर दीर्घकालीन अध्ययन, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी शामिल होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी शामिल होती है, जैसे कि पियाजे ने अपने बच्चों पे अध्ययन किया था, ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट स्टेजेज पर वो अध्ययन किया था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन स्टडी थी, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल, 2 से 5 साल की उम्र तक हर 6 महीने में बच्चे की भाषा क्षमता, ठीक है, शब्दावली का रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि 2 से 5 साल तक की उम्र में बच्चे ने कितने शब्दों की एक डिक्शनरी अपने अंदर बना लिया, उसको रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। रेमेडियल मेथड क्या होता है, उपचारात्मक विधि। तो उपचारात्मक विधि में आपने देखा होगा कि इस विधि का उपयोग बच्चे की अधिगम या व्यवहार संबंधी समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए किया जाता है। जैसे कि स्पेशल एजुकेशन में पढ़ने वाले लोग एक फाइल भी बनाते हैं जिसको कहते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, व्यवहार पुनर्मार्जन। तो असल में उसमें क्या होता है कि रेमेडियल मेथड ही देखते हैं हम कि बच्चे का व्यवहार कैसा है और उसके व्यवहार से संबंधित समस्या क्या है, तो उनको रेमेडी की जाती है, इलाज किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम कि रेमेडियल मेथड है, उनको सुधारा जाता है उसके व्यवहार को, ठीक है। तो जब बच्चे की किसी विशेष समस्या जैसे अधिगम विकार, लर्निंग डिसऑर्डर या व्यवहार समस्या हो, व्यवहार समस्या में कोई भी समस्या हो सकती है, जैसे कि लड़ता झगड़ता हो, तमाम प्रकार की समस्या हो सकती है, या फिर लर्निंग डिसऑर्डर हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, ठीक है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। समस्या की पहचान के बाद सुधारात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं ताकि बच्चे को सहायता मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें रेमेडियल मेथड में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना होता है कि समस्या की पहचान क्या है, ठीक है। तो जब आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है समस्या से, जब आप समस्या को पहचान लेते हैं, फिर उसके धीरे धीरे बाद सुधारात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन उसके बाद ही होता है, ठीक है। उदाहरण, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसे विशेष रूप से ध्वनि आधारित पठन अभ्यास दिए जाते हैं, ठीक है, साउंड बेस्ड जो होते हैं लेसन्स वो दिए जाते हैं जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है, क्योंकि डिसलेक्सिया किसे कहते हैं, पठन विकार से, ठीक है, ताकि पढ़ने में सुधार हो सके, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। एक है आपका बायोग्राफी मेथड, जीवनी विधि। जीवनी विधि में क्या होता है, केस स्टडी मेथड, बायोग्राफी मेथड अलग है इसको बायोग्राफी मेथड में क्या होता है, इस विधि में बच्चे की जीवन यात्रा का अध्ययन किया जाता है ताकि उसके विकास, परिवेश और व्यक्तित्व को समझा जा सके। इस विधि में बच्चे की पूरी जीवन यात्रा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, जन्म से लेकर वर्तमान तक, जिसमें परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रारंभिक बचपन की घटनाएं शामिल होती हैं ताकि उसके विकास की गहराई से समझ बन सके, ठीक है। तो हम तमाम प्रकार के जैसे देखते हैं कि स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल बच्चा कोई हमारे पास आता है, ठीक है, तो उसके जो जन्म से लेकर अब तक जिस एज में वो आया है उसके व्यवहार कैसे रहे हैं, ठीक है, और परिवार उसका क्या है, परिवार की बैकग्राउंड क्या है, शिक्षा उसने अभी तक किन किन स्कूल्स में ली है, कहाँ ली है, स्वास्थ्य उस बच्चे का कैसा रहा है, प्रारंभिक बचपन की घटनाएं कैसी रही हैं, तो ये सब हम लेते हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि हम बायोग्राफी मेथड कह सकते हैं इसको। जैसे केस हिस्ट्री भी लेते हैं ना, केस हिस्ट्री भी जब लेते हैं किसी बच्चे की, तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो बायोग्राफी होता है, ठीक है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो वर्तमान व्यवहार है उसके कारण क्या रहे होंगे, ठीक है। आगे हम केस स्टडी मेथड भी पढ़ेंगे अभी। बायोग्राफी मेथड के बाद
एक उदाहरण देख लेते हैं बायोग्राफी मेथड का। एक मनोवैज्ञानिक एक ऐसे 10 वर्षीय बच्चे की जीवन कहानी दर्ज करता है जिसने छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया, और देखता है कि उससे उसका भावनात्मक विकास कैसे प्रभावित हुआ। तो हम यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कहें या टीचर कहें, एक 10 वर्षीय बच्चे की जीवन कहानी दर्ज करते हैं, या जीवन कहानी में आप कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपने पढ़ी ली हैं, ठीक है। तो उसके व्यवहार को नियंत्रण कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखते हैं। एक होती है आपकी सोशियोमेट्रिक मेथड, सामाजिक मापन विधि। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि के माध्यम से बच्चों के बीच सामाजिक संबंधों, पसंद नापसंद और समूह की गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सामाजिक संबंधों, केवल सामाजिक संबंधों को, पसंद नापसंद को, क्या खाना पसंद करता है, क्या खेलना पसंद करता है, समूह की गतिशीलता यानी कि पीयर ग्रुप्स में, अपने सहपाठी के ग्रुप में कैसे वो अपने काम करता है, तो उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इस विधि में बच्चों के समूह जैसे कक्षा में सामाजिक पसंद और रिश्तों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों से पूछा जाता है कि वे किसके साथ काम या खेलना पसंद करते हैं। इससे यह पता चलता है कि कौन लोकप्रिय और कौन अलग थलग है, या किसे बच्चे पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये एक ग्रुप में आप ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हो सोशियोमेट्रिक मेथड के माध्यम से, कि कौन बच्चा लोकप्रिय है, कौन बच्चा बिल्कुल अलग थलग है, ज़्यादातर बच्चे किसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये एक आपका सोशियोमेट्रिक मेथड यानी कि सामाजिक मापन विधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, बच्चों से पूछा जाता है तुम किसके साथ बैठना पसंद करते हो। इस आधार पर पता चलता है कि कौन लोकप्रिय और कौन अकेला महसूस करता है। केस स्टडी मेथड, ठीक है। केस स्टडी मेथड यानी कि हमारे जो मेथड्स हैं उनमें सबसे प्रमुख अगर मैं कहूँ तो ये केस स्टडी मेथड होता है, अगर डिसेबिलिटी के सेक्टर मतलब डिसेबिलिटी की फील्ड में देखा जाए। तो इस विधि में एक ही बच्चे को गहराई से और विस्तृत अध्ययन किया जाता है ताकि उसकी समस्याएं, क्षमताएं और आवश्यकताओं को समझा जा सके। तो जब हम केस स्टडी लेते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के आपने कंपोनेंट्स देखे होंगे। सबसे पहले हम उसकी बायोग्राफी लेते हैं, फिर बच्चे का जो प्रीनेटल स्टेज है यानी कि जन्म से पूर्व अवस्था कैसी रही है, फिर न्यूनेटल स्टेज, ठीक है, फिर पोस्टनेटल स्टेज यानी कि जन्म के बाद की अवस्था, ठीक है। तो उनमें हम जैसे कि बच्चे, जैसे अगर हम प्रीनेटल स्टेज की बात करें यानी कि जन्म से पूर्व अवस्था की बात करें, जब बच्चा माँ के पेट में था, तो क्या माँ के कारण ही बच्चे में डिसेबिलिटी आई है, इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर मदर ने कोई नशा किया होगा या फिर फादर ने कोई नशा किया होगा तो क्या उस कारण से बच्चे के जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। या फिर केस स्टडी मेथड के माध्यम से हम पता करते हैं कि एक बच्चा है जिसके फैमिली में पहले से डिसेबिलिटी थी। मान लीजिए उसके जो नाना जी थे वो किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी से पीड़ित थे, तो नाना जी के बाद माँ में तो वो डिसेबिलिटी नहीं आई, लेकिन उसके जो बच्चा है उसमें डिसेबिलिटी आई। क्योंकि हम जब देखते हैं तो डिसेबिलिटी में दो ही कारण होते हैं, एक तो आपका जेनेटिक होता है, एक जो होता है आपका एनवायरनमेंट यानी कि चोट लगने से भी डिसेबिलिटी आ जाती है कभी कभी। जैसे कि कोई बच्चा हुआ और बच्चे के होने के बाद हो सकता है उसको कोई चोट लग गई हो, तो ये चीज़ हो सकती है, तो उसके कारण भी डिसेबिलिटी आ जाती है। तो इस केस स्टडी मेथड के माध्यम से हम जो है तीनों जो स्टेजेज हैं बच्चे की लाइफ की, प्रीनेटल, न्यूनेटल और पोस्टनेटल, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पता करते हैं कि बच्चे के सोशल बिहेवियर कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक गहराई से, बच्चे का गहराई से और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इन डिसेबिलिटी फील्ड, और ये किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। तो यह विधि किसी एक बच्चे के संपूर्ण विश्लेषण पर आधारित होती है। आपने देखा होगा संपूर्ण विश्लेषण मतलब कि बच्चे के हम एक एक चीज़ को देखते हैं उसमें, कि बच्चे के परिवार के सदस्य कौन कौन हैं, बच्चे के नाना नानी की क्या हेल्थ रही होगी, बच्चे के नाना नानी के परिवार के सदस्य कौन हैं, दादा दादी के परिवार के सदस्य कौन हैं, मतलब एक एक चीज़ का डीप एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। डिसेबिलिटी आने के कारण क्या रहे, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चे की विशेषताओं, समस्याओं और क्षमताओं को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे निरीक्षण, साक्षात्कार हम ज़्यादातर जब केस हिस्ट्री लेते हैं तो माँ बाप से करते हैं। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन हम बच्चे का स्कूल में कर लेते हैं, ठीक है। परीक्षण यानी कि टेस्टिंग, मतलब कि बच्चे के जैसे IQ टेस्ट हो गया या कोई, या फिर बच्चे के जो व्यवहार है उसका कोई टेस्ट हो गया। और अभिलेखों से जानकारी जुटाई जाती है। अभिलेखों से मतलब कि बच्चे का कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर पहले से बना हुआ है तो उससे भी जानकारी हम ले सकते हैं। उदाहरण, एक बच्चा जो बहुत आक्रामक व्यवहार करता है उसका साक्षात्कार, निरीक्षण और रिकॉर्ड से विश्लेषण करके कारण जाना जाता है, ठीक है, वही चीज़।
इंटरव्यू मेथड यानी कि साक्षात्कार विधि, ये एक तरीके से कहें तो बहुत कॉमन विधि है। इस विधि में संरचित या असंरचित साक्षात्कार, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, यानी कि एक इंटरव्यू आपने संरचित किया यानी कि उसका रिकॉर्ड आपके पास है, एक इंटरव्यू आपने ऐसे ही हंसते खेलते ले लिया किसी का, ठीक है, तो उसको कहते हैं असंरचित। साक्षात्कार के माध्यम से बच्चे की व्यक्तिगत, भावनात्मक और विकास संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। इस विधि में एक ही बच्चे का गहराई से और विस्तृत अध्ययन किया जाता है ताकि उसकी समस्याएं, क्षमताएं और आवश्यकताओं को समझा जा सके। इस विधि में बच्चे, माता पिता या शिक्षकों से सीधी बातचीत की जाती है ताकि बच्चे के व्यवहार, सोच या पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जा सके, ठीक है। किससे बात कर रहे हैं हम? बच्चे के माता पिता या फिर उसको पढ़ाने वाले शिक्षकों से सीधी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यह साक्षात्कार संरचित या अनौपचारिक हो सकते हैं, हो सकते हैं। अनौपचारिक कहूँ तो उसका कोई आप डाटा रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब होता है डाटा नहीं रखना, एक तरीके से आपने ऐसी रास्ते में चलते किसी का बातचीत की तो उसको कहते हैं अनौपचारिक। और औपचारिक कहते हैं आपने पूरी एक लिस्ट बनाई, क्वेश्चनेयर बनाई और उसको सामने रखा माँ बाप के, ठीक है, तो आप हर चीज़ को डिटेल नोट कर रहे हैं, हर चीज़ को, तो उसको कहेंगे औपचारिक, ठीक है। तो यह साक्षात्कार संरचित या अनौपचारिक दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। एक काउंसलर या टीचर बच्चे से पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं आना चाहता। बच्चा बताता है कि उसे सहपाठी डराते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चनरी मेथड यानी कि प्रश्नावली विधि पे। क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ विशेष प्रश्नों की सूची होती है जिन्हें भरकर बच्चे के व्यवहार, रुचियों या व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह प्रश्नावली स्वयं बच्चा, माता पिता या शिक्षक भर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा क्वेश्चनरी मेथड यानी कि शुरुआत में एक टूल आपको मिलता है MDPS, जो कि IDD से पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको MDPS टूल मिलता है। तो उसमें बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, माता पिता से पूछा जाता है कुछ चीज़ों को, ठीक है। उनको लेके फिर गोल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। गोल्स डिसाइड करने के बाद उस पर काम होता है। तो ये प्रश्नावली मेथड के अगर हम बारे में बात करें तो एक कहें कि एक सूची होती है प्रश्नों की, स्क्रीनिंग कह सकते हैं हम कि एक स्क्रीनिंग चेकलिस्ट होती है जिसे भरकर जो बच्चे के व्यवहार, रुचियों या व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह प्रश्नावली हम बच्चे को पूछ के भी बच्चे को स्वयं ही पूछ सकते हैं या फिर बच्चे के माता पिता या शिक्षक किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इस विधि में मानकीकृत या विशेष प्रश्नावली के माध्यम से बच्चे के व्यवहार, रुचियों या समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज, ठीक है। एक माता पिता से यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका बच्चा समय पर होमवर्क करता है, इससे उसकी आदतों का आकलन होता है, ठीक है। और फिर जो माता पिता आंसर देते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, करता है या नहीं करता, ठीक है। केस हिस्ट्री मेथड, तो मैंने जैसे आपको केस स्टडी बताया था उसका ये एक पार्ट है केस हिस्ट्री मेथड। अच्छा, केस स्टडी की अगर हम बात करें तो आपने एक फाइल जरूर बनाई होंगी अपने मतलब जब D.Ed या B.Ed कर रहे होंगे तो उनको कहा जाता है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो होता है ये केस स्टडी का पार्ट होता है, ठीक है। केस स्टडी में क्या होता है कि आप सारे बच्चों को एक साथ ले रहे हैं, ठीक है, और केस स्टडी में बच्चे के लिए सुधारात्मक कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन केस हिस्ट्री पार्ट होता है केस स्टडी मेथड का, ठीक है। केस हिस्ट्री में क्या होता है कि इस विधि में बच्चे की पृष्ठभूमि से जुड़ी सभी जानकारियां जैसे चिकित्सा, पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षिक पहलुओं का पूरा इतिहास एकत्रित किया जाता है। वही चीज़ जो मैंने केस स्टडी में बताई थी और वही चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, केस स्टडी का पार्ट होता है केस हिस्ट्री। और केस हिस्ट्री ही हमें सबसे पहले लेनी होती है जब किसी बच्चे पे, डिसेबल बच्चे पे हम कार्य कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लेनी होती है, केस हिस्ट्री, तभी तो हम उसकी केस स्टडी करेंगे। तो ये होती है केस हिस्ट्री, ठीक है। और शैक्षिक पहलुओं का पूरा इतिहास एकत्रित किया जाता है। यह केस स्टडी का विस्तृत रूप है, केस स्टडी का विस्तृत रूप है जिसमें बच्चे के जीवन की सभी प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजी का विवरण शामिल होता है, जैसे जन्म, बीमारी, आघात, शिक्षा आदि। इसका उद्देश्य किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं आपके लिए एक जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उनमें कहीं ना कहीं केस हिस्ट्री का एक जो फॉर्मेट होता है वो भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि आप कुछ चीज़ों को बहुत एक तरीके से रट लीजिएगा, जैसे कि केस हिस्ट्री हो गई, लेसन प्लान हो गए। तो इनसे क्या होता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कैसी होती है वो जब चेक की जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
केस हिस्ट्री का उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बच्चा जिसे बहुत चिंता होती है, उसकी केस हिस्ट्री से पता चलता है कि वो बचपन में बार बार बीमार रहा और अस्पताल गया। यह जानकारी वर्तमान समस्या को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो मैं जो मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर सिलेबस के बीच में ही जो कुछ वीडियोज इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके केस हिस्ट्री को लेके वीडियोज आने वाले हैं और लेसन प्लान। ठीक है, एक आईडी बच्चे का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं आप, या फिर एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं आप, एक ऑटिस्टिक बच्चे का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ा सा लंबा भी हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।